राइट। इन दिस पार्ट विल बी रीडिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ क्लबिंग। क्लबिंग के कॉजेज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी जो सेकेंडरी क्लबिंग है, यानी कोई देयर इज़ सम डिजीज़ एंड इस डिजीज़ की वजह से अगर क्लबिंग अगर हो रही है तो व्हाट कुड बी द कॉजेज जो है, राइट। मोस्टली द कॉज अराइजेज इन द लंग्स, लाइक लंग्स में जैसे टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, या लंग्स में ट्यूमर है, मैलिग्नेंसी, कैंसर है जो, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्लबिंग। ये जो है मैलिग्नेंसी, लंग में कैंसर जो है। समटाइम लंग्स में ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। राइट, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस नॉर्मली इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उसमें ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, राइट। तो लाइक जैसे लंग्स हैं, दिस इज़ वन लंग, एक फेफड़ा है, ये ब्रोंकस है, इसकी ब्रांचेस हैं ब्रोंकाई, इसमें एल्वेलाई हैं, राइट। हम जानते हैं कि ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस होता है, लार जैसा लसलसा पदार्थ म्यूकस। तो कभी कभी दिस म्यूकस इज़ वेरी थिक, बहुत थिक होता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं लंग्स की बीमारियों में, थिक म्यूकस, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये ब्रोंकस के जो सेल्स होते हैं उनका कैंसर, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी, राइट। या टीबी, आप लोगों ने पढ़ा है कि टीबी है लंग पैरेन्काइमा में, या इसके अंदर जो है ब्रोंकस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का मतलब कि ब्रोंकाई और अल्वेलाई, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंकाई और ये बैलून लाइक जो अल्वेलाई हैं, इनके बीच का जो स्पेस है इंटरस्टिशियल स्पेस, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इसे हम लोग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं। इन सारी ही बीमारियों में मरीज़ में खांसी आती है, कफ, क्रॉनिक कफ होता है, क्रॉनिक कफ, राइट। तो कहने का मतलब कि एक मरीज़ है, उसे ये नहीं मालूम कि उसके फेफड़े में क्या प्रॉब्लम है, उसे तो सिर्फ खांसी आ रही है, वो अपने डॉक्टर को दिखाने के लिए आता है। तो डॉक्टर जब उसे एग्जामिन करता है तो एग्जामिनेशन में, जनरल एग्जामिनेशन में, है ना, यानी बॉडी को जनरली एग्जामिन करता है, तो उसे नेल्स में, बिकॉज डॉक्टर्स को ये बातें मालूम होती हैं विच आर द पॉइंट्स टू बी एग्जामिन्ड, कि कौन से पॉइंट, कौन कौन सी जगह एग्जामिन की जाती हैं, कहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो समटाइम व्हेन दे एग्जामिन तो दे फाइंड क्लबिंग, तो वो इनकी क्रॉनिक कफ है, क्लबिंग है, तो मरीज़ में क्या बीमारी हो सकती है, इन संभावनाओं के बारे में सोचने लगता है वो जो, ये बेसिकली मतलब है इसका जो लंग्स। कभी कभी GIT की बीमारियां होती हैं, है ना, जैसे ये एसोफेगस है, ये स्मॉल इंटेस्टीन है, ये लार्ज इंटेस्टीन है, कुछ लोगों में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी इंटेस्टीन में, लार्ज इंटेस्टीन में इन्फ्लेमेशन है, और ज़्यादातर उसमें रेक्टम ज़रूर इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमने यहाँ पर दिखा है इसको। आप हम लोग इसको भी अलग से पैथोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हैं, बिकॉज इट्स अ मेजर डिजीज़। अल्सरेटिव कोलाइटिस इज़ अ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, राइट। यानी इंटेस्टीन की जो वॉल्स हैं इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, बावल का मतलब इंटेस्टीन, क्रॉनिक, है ना, इन्फ्लेमेशन होता है, और उसकी एक वैरायटी को हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। समटाइम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन स्मॉल इंटेस्टीन में और लार्ज इंटेस्टीन में होता है, इन दोनों में। ये थोड़ा अलग है, इसे क्रॉन्स डिजीज़ कहा जाता है, ये भी हम लोग अलग से पढ़ते हैं जो है।
है ना। यहाँ पर हमारा मेजर जो कंसंट्रेशन है वो मेनली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स पर है। तो पैथोलॉजी में हम लोग इन सब चीज़ों को अलग से, पैथोलॉजी में, मेडिसिन में इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो, राइट। वी एज ए स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन नॉर्मली बेसिक बातें पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं जो। तो जैसे किसी मरीज़ में अगर क्रॉन्स डिजीज़ है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसमें लूज़ मोशंस होंगे, पेट में दर्द होगा, लूज़ मोशंस होंगे, कभी कभी है ना स्टूल के साथ ब्लड पास होगा। और अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि ये डायग्नोसिस नहीं होगी कि मरीज़ में प्रॉब्लम है क्या, उसका इलाज पॉसिबल नहीं है जो, राइट। तो अगर किसी मरीज़ में इस तरह के सिम्टम्स हैं कि डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है और कभी कभी स्टूल के साथ ब्लड भी आया है, तो हमें सोचना पड़ता है कि इतने दिनों से ये प्रॉब्लम है तो कहीं कोई क्रॉनिक बीमारी तो नहीं है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ तो नहीं है, जिसकी दो वेराइटीज़ होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉन्स डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की दो वैरायटी। इंडिया में ये ज़्यादा कॉमन है, लेकिन ये भी होता है, ये बात याद रखिएगा जो। ये कभी कभी कुछ बच्चे बड़े ऐसे होते हैं जिनमें गेहूं की जो प्रोटीन्स हैं उनकी वजह से, वीट गेहूं, आटा, ये जो खाते हैं हम लोग, तो उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं, तो उसकी वजह से इंटेस्टाइन की दीवारों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसे सीलिएक डिजीज़ कहा जाता है। तो समटाइम्स इसमें भी देखने को मिलता है। ऑलराइट। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि जो लिवर है, तो लिवर बाइल बनाता है, लिवर के सेल्स लाइक बाइल बनाते हैं। पित्त वो बिलियरी डक्ट के द्वारा गॉल ब्लैडर में आता है, पित्त की थैली में गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से ये आंतों के अंदर जाता है जो, जहाँ बाइल जो होता है वो खाना पचाने में मदद करता है, राइट। तो कभी कभी लिवर बीमार हो जाता है, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो गया और लिवर में फाइब्रोसिस होने लगती है, जिसे हम लोग सिरोसिस बोलते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, इसे हम लोग सिरोसिस बोलते हैं जो। तो सिरोसिस के पेशेंट में भी आपको क्लबिंग देखने को मिल सकती है जो, सिरोसिस। ऑलराइट। कभी कभी लाइक कार्डियक डिजीज होती हैं, हार्ट की बीमारियां, राइट। तो इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती हैं, जन्मजात हार्ट की बीमारियां, राइट, लाइक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इट्स अ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक। यानी इसमें हार्ट में डिफेक्ट होता है। जैसे हार्ट है तो आपने जाना है कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में पार्टीशन है, ये इंटर एट्रियल सेप्टम है, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, राइट। यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड निकलकर लंग्स की तरफ जाता है जो, यहाँ पर ये वाल्व्स होते हैं, राइट। तो कभी कभी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, इसमें डिफेक्ट है, ये जो पर्दा है दोनों के बीच में ये पूरा नहीं है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और पल्मोनरी आर्टरी में किसी न किसी वजह से नैरोइंग होती है, नैरो होती है, राइट। इस प्रॉब्लम को, इसमें और भी चीज़ें होती है, इसे हम लोग टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट बोलते हैं सर, राइट। तो इसकी वजह से इस बीमारी के साथ व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, तो उसके कुछ दिनों के अंदर
बहुत जल्दी या थोड़ा देर से बच्चे में नीलापन दिखाई देने लगता है, जैसे उसके हाथ पैर की उंगलियां नीली दिखाई देने लगती है, राइट। और क्लबिंग भी दिखाई देने लगेगी उसमें, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है, राइट। तो ये बच्चे शुरू से ही साइनोटिक होते हैं, बहुत जल्दी इनमें साइनोसिस यानी ब्लू दिखाई देने लगते हैं। वो ब्लू पूरा बॉडी ब्लू नहीं, लेकिन जैसे फिंगर्स हैं, टोज़ हैं, ये ब्लू दिखाई देने लगते हैं, राइट। तो टेट्रालॉजी फैलेट जो है कार्डियक डिजीज़। कभी कभी हार्ट में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, जैसे हार्ट है तो हार्ट की जो सबसे अंदरूनी लेयर होती है जिसे हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं, तो कभी कभी एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से लोगों में परेशानी होती है, जैसे बुखार आता है, राइट। बुखार आता है, कमज़ोरी होती है, एनीमिया होता है। तो अगर हम इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो मरीज़ तो सिर्फ ये कंप्लेंट करने आता है, उससे कमज़ोरी लगती है, भूख नहीं लगती है, दिन ब दिन वज़न कमज़ोर होता जा रहा है, तो काफ़ी दिनों से, हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता 3 हफ्ते से प्रॉब्लम है, तो हम उसे क्लोजली एग्जामिन करते हैं उसे, बिकॉज प्रॉब्लम लंबे समय की है। तो समटाइम्स वी कैन सी द क्लबिंग, और हम जोड़ने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से मरीज़ में बुखार भी है और क्लबिंग भी है, राइट। या मरीज़ में वेट लॉस हो रहा है, भूख नहीं लगती, एनीमिया है। तो चूँकि हमें अंदाज़ा होता है कि क्लबिंग की वजह कहाँ कहाँ हो सकती हैं, तो हम ऑर्गन्स को देखने लगते हैं। तो हार्ट को जब हम एग्ज़ामिन करेंगे, तो हार्ट को एग्ज़ामिन करने पर हमें इस बात का एविडेंस मिल सकता है कि दरअसल हार्ट बीमार है, और हम अल्टीमेटली जांच करा के इस बात को कंफर्म कर लेंगे कि मरीज़ में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है जो। तो कार्डियक डिजीज़ की वजह से है ना, जैसे इससे पहले आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट आया कि किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ, उसमें जैसे सांस फूलती है उस बच्चे की, अब वो उंगलियाँ उसकी नीली पड़ रही हैं, तो वो डॉक्टर को दिखाने के लिए आएगा, तो डायग्नोस करेगा कि उसमें टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का मरीज़ इस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तो क्लबिंग को देखकर डॉक्टर्स के दिमाग में ये आइडियाज़ आते हैं कि व्हाट मे बी द पॉसिबल ऑर्गन जहाँ ये बीमारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों में लिम्फोमा होता है, जैसे हॉजकिंस लिम्फोमा, तो हॉजकिंस लिम्फोमा लिम्फोसाइट्स की मैलिग्नेंसी है। तो शरीर के अंदर जो गिल्टियाँ होती हैं, जैसे गर्दन की गिल्टी है, लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी बगल के लिम्फ नोड्स, तो गिल्टियाँ इन्वॉल्व होती हैं इसमें। गिल्टियों के अंदर लिम्फ नोड्स में जो लिम्फोसाइट्स हैं वो कैंसर में तब्दील हो गए हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स का साइज़ बढ़ने लगता है। राइट, चेस्ट के जो लिम्फ नोड्स होते हैं मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स हैं, राइट। और ये बीमारी चेस्ट के नीचे एब्डोमेन में, जैसे एक्स्ट्रा नोडल लिम्फॉइड टिश्यू यानी लिम्फ नोड के अलावा दूसरे ऑर्गन जैसे लिवर में, स्प्लीन में या बोन मैरो में पहुंच सकती है। राइट, तो हॉजकिंस लिम्फोमा एक बीमारी है, ये तो डॉक्टर डायग्नोस करेगा। मरीज़ तो ये दिखाने आता है कि साहब हमारा बच्चा है या कोई बड़ा आदमी है, तो उसमें गिल्टियाँ क्यों बढ़ रही हैं, और बुखार भी आता है, भूख नहीं लगती है, इस तरह की परेशानियाँ उसके अंदर हैं जो है। तो अगर उसके अंदर हमें क्लबिंग भी मिलती है तो हमें दिमाग में आ सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिम्फोमा है,
लेकिन एक साथ बात बताना ज़रूरी है कि हॉजकिंस लिम्फोमा में हमेशा क्लबिंग मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है, राइट। समझ में ना कि तमाम सारी बीमारियाँ जैसे लंग्स की बीमारियाँ भी हैं तो उसमें क्लबिंग मिलेगी ये ज़रूरी नहीं है जो है, लेकिन अगर मिलती है तो इट इज़ अ साइन ऑफ डिजीज़, ये बीमारी की तरफ इशारा करती है जो। ऑलराइट, कभी कभी एंडोक्राइन डिजीज़ होती है जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में नेक में जो थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ, जो नॉर्मली विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं देती, इसमें एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन होता है। और ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेशन को लाइक हम लोग ग्रेव्स डिजीज़ बोलते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पढ़ा था, राइट। हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ रहे थे इसको जो है। तो ग्रेव्स डिजीज़ में ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनता है, T3 एंड T4 ज़्यादा हार्मोन बनता है इसमें भी कभी कभी अब इस हार्मोन के ज़्यादा बनने की वजह से आपने पढ़ा था कि लोगों में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, हीट ज़्यादा बनने लगती है, उन्हें गर्मी बहुत लगती है, बदन गर्म रहता है, पैल्पिटेशन, दिल धड़धड़ाता है, हाथ कांपते हैं, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आते हैं तो कभी कभी डॉक्टर्स को क्लबिंग भी दिखाई देती है, राइट। तो समटाइम्स क्लबिंग हेल्प्स in the diagnosis, in making the diagnosis of Graves' disease also, जो है, alright। क्लबिंग अगर किसी पेशेंट में हो गया, डायग्नोसिस हो गई और उसका इलाज कर दिया, है ना, जैसे कोई बीमारी थी, इस बीमारी की वजह से क्लबिंग थी, है ना, और इस बीमारी की वजह से मरीज़ में सिम्टम्स थे और क्लबिंग भी थी। हमने डिज़ीज़ डायग्नोस की कि इस बीमारी की वजह से है, इसका ट्रीटमेंट किया, इलाज दिया गया। तो ट्रीटमेंट देने की वजह से क्लबिंग डिसअपीयर भी हो सकती है, डिसअपीयरेंस यानी क्लबिंग ख़त्म भी हो सकती है, कम हो सकती है, डिसअपीयर कर सकती है। ऑलराइट, स्पेशली जैसे हार्ट कंडीशन से, हार्ट की बीमारियां हैं, उनका इलाज कर दिया गया तो क्लबिंग विल डिसअपीयर जो है, कम हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।